हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरे फिल्म की एक्सेसरीज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड कैसेट। Intensifying screens. Intensifying screens are used in the X-ray cassette to intensify the effect of the X-ray photon by producing a larger number of light photons. जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं वो एक्सरे कैसेट में यूज होते हैं और नाम से ही क्लियर है कि ये इंटेंसिफाइंग करते हैं एक्सरे फोटोन के इफेक्ट को, मतलब कि एक्सरे फोटोन के इफेक्ट को ये बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ लाइट फोटोन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर कैसेट की बात करें, उस कैसेट की अगर बात करें कि यहाँ पे डबल इमल्शन फिल्म का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स का यूज होगा और ये दोनों की दोनों कैसेट की एक साइड, मतलब कैसेट के दोनों साइड होंगी, मतलब कि जो कैसेट फ्रंट है उसकी साइड भी होंगी और जो कैसेट बैक है उसकी साइड भी होंगी। और अगर मैमोग्राफी की बात करें तो वहां पे सिंगल स्क्रीन का यूज होता है, क्योंकि जो इमल्शन फिल्म भी वहां पे सिंगल ही यूज होती है, मतलब कि जो फिल्म वहां पे यूज होती है वो सिंगल लेयर की यूज होती है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो एमएस को डिक्रीज कर देता है, मतलब कि जो एक्सपोजर फैक्टर होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, उस वजह से कि जो उस एमएस को डिक्रीज करता है जो कि एक पर्टिकुलर डेंसिटी को प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से जो पेशेंट डोज है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब हमने पेशेंट डोज को डिक्रीज करवाना हो और साथ में एमएस को भी डिक्रीज करवाना हो। इसके अलावा जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को अगर हम यूज करते हैं तो जो मोशन ब्लर आता है, अगर मान लो कि पेशेंट मूवमेंट कर रहा हो या उस पार्ट की हम कर रहे हो तो जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, जैसे कि हार्ट हो गया, तो वहां पे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो मोशन ब्लरीनेस को रिड्यूस कर देता है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं। अब जो एक्सरे ट्यूब लोडिंग है बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टाइम, इसके अलावा जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं वो एक्सपोजर टाइम को भी रिड्यूस कर देती है। अगर थिकनेस की बात करें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की तो वो होती है 0.4 mm, और जो थिकनेस होती है स्क्रीन की वो स्क्रीन स्पीड को अफेक्ट करता है और स्पेशियल रेजोल्यूशन को वो अफेक्ट करता है। अगर एग्जांपल लें तो जो अगर मान लो कि जो स्क्रीन है अगर वो थिक रखें, मतलब कि उसको मोटी रखें स्क्रीन को, तो वो स्पीड को तो इंक्रीज करता है, पर जो स्पेशियल रेजोल्यूशन होता है, मतलब रेजोल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पार्टली या जो क्लोजली रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं या जो भी टिश्यूज हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर क्लोजली प्रेजेंट हैं, उनको वो अलग अलग शो नहीं कर पाएगा अगर हम थिकर स्क्रीन का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये स्पेशल रेजोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, और साथ में ये इंक्रीज्ड डिफ्यूजन ऑफ लाइट बिफोर इमेज फॉर्मेशन, कि जो डिफ्यूजन ऑफ लाइट होती है उसको वो इंक्रीज कर देता है जब इमेज की फॉर्मेशन होती है, अगर हम थिकर स्क्रीन का यूज करते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में हम यूज करते हैं इंटेंसिटी फैक्टर का। इंटेंसिटी फैक्टर मेजर होता है कि कितनी एफिशिएंसी है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। इंटेंसिटी फैक्टर को निकालने के लिए हम रेशियो लेते हैं उस फोटोन एक्सपोजर का जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, और उसको डिवाइड करते हैं उस फोटोन एक्सपोजर से जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म डेंसिटी को अचीव करने के लिए। अब जो इंटेंसिटी फैक्टर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या उसको कौन अफेक्ट कर सकता है? पहला है एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और दूसरा है कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रीन अफेक्ट द इंटेंसिटी फैक्टर। चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जो हम फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं उसका लिमिटिंग रेजोल्यूशन होता है 6 लाइन पेयर्स पर mm, जो कि 2 गुना होता है डिजिटल रेडियोग्राफी के, जो कि इक्वल होता है 3 लाइन पेयर्स पर mm के।
अब जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पहली लेयर आती है प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरी आती है लुमिनिसेंट लेयर, तीसरी होती है रिफ्लेक्टिंग लेयर और चौथी होती है बेस लेयर। प्रेजेंट डेज में हम जिस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज करते हैं वो बनी हुई होती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की। रेयर अर्थ एलिमेंट की जो स्क्रीन्स होती हैं उनका क्या एडवांटेज है, एक तो वो जो स्क्रीन स्पीड है उसको बढ़ा देती हैं, साथ में जो हमें पता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी फैक्टर पर, और जो इंटेंसिटी फैक्टर है वो डिपेंड करता है अब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन एफिशिएंसी पर। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ही हायर होती है। हम कौन कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की बनी हुई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। पहला है गैडोलिनियम जो कि ग्रीन लाइट देता है, उसके बाद है लेंथेनम जो कि ब्लू लाइट देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रल मैचिंग। स्पेक्ट्रल मैचिंग किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड इन वेवलेंथ मस्ट मैच द लाइट सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म यूज्ड। इसमें क्या कहा गया है कि जो कलर रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो एमिट करते हैं इन वेवलेंथ में, तो वो मैच करने चाहिए फिल्म की लाइट सेंसिटिविटी के साथ। इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल मैचिंग कहते हैं। अगर कन्वेंशनल फिल्म्स की बात करें तो वो होती हैं सेंसिटिव अल्ट्रा वायलेट और ब्लू लाइट्स के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे लेंथेनम का। और जो ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स अल्ट्रा वायलेट और ब्लू और ग्रीन लाइट का, तो वहां पे हम गैडोलिनियम या फिर लेंथेनम दोनों ही यूज कर सकते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द स्क्रीन इज नॉट इन द सेंसिटिव रेंज ऑफ द फिल्म, अगर मान लो कि जो स्क्रीन द्वारा जो वेवलेंथ प्रोड्यूस की जा रही है लाइट की वो उस रेंज में नहीं है जो कि फिल्म की जो सेंसिटिव रेंज है उसमें अगर वो नहीं आता है, तो जो फिल्म है वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हमारी जो इमेज है वो नहीं फॉर्म होंगी। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रल मैचिंग है उसको ध्यान में रख के ही हमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मटेरियल को यूज करना चाहिए। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन 4 लेयर से मिलके बनती है। पहला है प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरा है फॉस्फर। फॉस्फर एब्जॉर्ब करता है एक्सरे फोटोन को और बाद में इनको कन्वर्ट कर देता है विजुअल लाइट में, जो कि रिकॉर्ड की जाती है फिल्म के द्वारा। अब ये फ्लोरेसेंट मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको हम फॉस्फर्स कहते हैं। इनमें पहला है कैल्शियम टंगस्टेट, CaWO4 इसका फॉर्मूला है और ये ब्लू लाइट को देता है। दूसरा है लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड, LaOBr इसका फॉर्मूला है और ये ब्लू लाइट को देता है। और थर्ड है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, Gd2O2s इसका फॉर्मूला है और ये ग्रीन लाइट को देता है। तीसरी लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की रिफ्लेक्टिंग लेयर और फोर्थ वन है बेस। प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि जो इनर लेयर्स हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्टिव लेयर इज आउटर लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आउटर लेयर होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, और ये किस साइड रखी जाती है, जिस साइड को एक्सरे फिल्म होती है। ये प्रोटेक्ट करता है स्क्रीन को एब्रेशन से और साथ में डैमेज से भी ये बचाता है जो कि आ सकता है हैंडलिंग के दौरान। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ में एक सरफेस भी देता है क्लीनिंग के लिए। सेकेंड लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की फॉस्फर लेयर। जो फॉस्फर लेयर है उसको फ्लोरेसेंट मटेरियल भी कहा जाता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। पहले के जमाने में जो फॉस्फर लेयर थी वो बनी हुई होती थी कैल्शियम टंगस्टन, जिंक कैडमियम सल्फाइड की या फिर सीजियम आयोडाइड की या फिर बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट की। जो फॉस्फर है उसका काम क्या है, ये एक्सरे फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है लाइट फोटोन में। अभी की फॉस्फर में यूज होता है रेयर अर्थ मटेरियल का जिसको हम रेयर अर्थ फॉस्फर कहते हैं, जैसे कि गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और लेंथेनम ऑक्सीसल्फाइड और या फिर लेंथेनम ब्रोमाइड। ये सब हम
अभी जो फॉस्फर यूज करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के, उनमें हम यूज करते हैं। तीसरा लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का रिफ्लेक्टिंग लेयर। जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो व्हाइट सब्सटेंस से बनता है, जब व्हाइट कलर का होता है। और ये किसका बना हुआ होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को फॉस्फर की तरफ, और साथ में जो लाइट है उसको ये आइसोट्रोपिक बनाता है। जो लाइट एमिशन होती है, मतलब कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर उनको जब लाइट फोटोन में जब वो कन्वर्ट करता है, तो उन फोटोन को वो आइसोट्रोपिक बनाता है। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रोपिक का मतलब होता है नेचर, मतलब सेम नेचर का वो बना देता है। The reflecting layer increase the efficiency of the intensifying screen by doubling the number of light photon। कि जो reflecting layer है वो efficiency को increase करता है intensifying screen की। कैसे increase करता है? कि जो light photon है उसकी जो number है उसको वो double कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी लेयर है जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है, वो है रिफ्लेक्टिंग लेयर, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइट फोटोन को डबल कर देता है। फोर्थ लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बेस। बेस जो है वो पॉलीएस्टर का बना हुआ होता है या फिर सेलुलोज एसीटेट का बनता है। जो साइज होता है बेस का वो 1 mm इसका साइज होता है, इतना ये थिक होता है। और जो बेस है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? एक तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ में केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि ये किसी भी मटेरियल या किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता होना चाहिए। मतलब ये किसी के साथ भी ये अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो हमारा आइडियल बेस नहीं है। तो ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए। कि इसके अलावा कोई भी, जैसे नीचे फिल्म आती है तो उसके जो जेलेटिन है उसके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, साथ में जो ऊपर जो लेयर है उनके साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। साथ में दूसरी इसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, साथ में मॉइस्चर रेसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि जो मॉइस्चर है उसको ये आने नहीं देना चाहिए। मतलब कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसको ये मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता हुआ होना चाहिए। ये देखो, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की लेयर्स दी गई हैं। पहला है बेस, देन रिफ्लेक्टिव लेयर, देन फॉस्फोर, देन प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो बेस है उसकी लेंथ दी गई है 1000 mm, और जो फॉस्फर है उसकी लेंथ, फॉस्फर और प्रोटेक्टिव कोटिंग दोनों की मिला के दी गई है 150 to 300 mm। और जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो एक्सरे फिल्म वाली साइड लगाई जाती है। दूसरी डायग्राम में भी यही बताया गया है। Following are the types of intensifying screen। Intensifying screen तीन टाइप की होती है। पहला है डायग्नोस्टिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दूसरा है फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, तीसरा है फोटोफ्लोरोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। पहले टाइप की बात करें, दैट इज डायग्नोस्टिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये यूज होता है मेडिकल रेडियोग्राफी में। और जो डायग्नोस्टिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं वो ज्यादातर पेयर में प्रेजेंट होता है एक्सरे कैसेट में। और जो फ्रंट साइड की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो थोड़ी पतली होती है एज कंपेयर टू बैक साइड की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से। और ये इसलिए होता है ताकि जो एक्सपोजर है लाइट का वो इवन हो सके एक्सरे फिल्म के दोनों साइड पर। और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो कैसेट के अंदर होती है, और उसके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में लगाया जाता है इमल्शन को। तो एक टाइप से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इमल्शन लेयर है उसके दोनों साइड पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रेजेंट होती हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या होता है कि ये एक्सरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है विजुअल लाइट में। कुछ जो एक्सरे फिल्म होती हैं उनमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी होती हैं, जैसे कि मैमोग्राफी की बात करें तो उसमें जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी वो स्लोअर होगी, पर वो फाइन डिटेल प्रोड्यूस करती है, मतलब कि वो बहुत अच्छी डिटेलिंग देती है अगर सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अगर किसी फिल्म में प्रेजेंट है तो। और जो जो सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसमें जो स्क्रीन है वो बनी हुई होती है कैल्शियम टंगस्टन की। सेकंड टाइप है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनको हम यूज करते हैं फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में। और जो फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बनी हुई होती हैं जिंक कैडमियम सल्फाइड मटेरियल की। ZnCdS इसका फॉर्मूला है।
और ये एमिट करती है येलो ग्रीन लाइट को, और जो कि हम अच्छे से देख सकते हैं किसी डार्क रूम में भी। अब ये फ्लोरोस्कोपी जो स्क्रीन है उसकी एक प्रॉपर्टी है फोस्फोरेसेंस की, जिसका मतलब होता है कि ये जो फोस्फर है वो ल्यूमिनेसेंट करता रहेगा, मतलब कि वो चमकता रहता है जब हम एक्साइटिंग एनर्जी को रिमूव करते हैं, उसके बाद भी जो फोस्फर है वो चमकता रहता है। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो इस फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन को डायरेक्टली भी देख सकता है, और जो फ्लोरोसेंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसको हमने लेड ग्लास से प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसको कवर करके रखना है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें दूसरी आयनाइजिंग एक्सरे से। थर्ड टाइप है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, फोटो फ्लोरोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो फोटो फ्लोरोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो हम फोटो फ्लोरोग्राफिक प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। इट प्रोवाइडेड ए टेक्निक फॉर मास चेस्ट रेडियोग्राफी, और ये टेक्निक किसकी है, मास चेस्ट रेडियोग्राफी की, जिसमें जो एक्सपोजर है पेशेंट को और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसमें जो एक्सपोजर है वो तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि जो फ्लोरोसेंस है स्क्रीन से वो उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि वो कैमरा को बंद होने के लिए मजबूर कर दे। तब तक वो उनको जो एक्सपोजर है पेशेंट को और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसको वो देता रहता है, जब तक कि जो फ्लोरोसेंस है वो उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि वो मजबूर कर दे कैमरा को बंद होने के लिए। इसमें जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बनी हुई होती है जिंक सल्फाइड की, और ये टेक्निक हम यूज करते हैं पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स में, और इस वजह से जो पेशेंट डोज है वो भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम तब तक जो एक्सपोजर है वो देते रहेंगे जब तक कि कैमरा हमारा अपने आप से बंद ना हो जाए। एडवांटेजेस क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज करने की? पहला है कि जो पेशेंट मोशन है उसमें डिक्रीज आ जाता है, क्योंकि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो अलाउ करता है शॉर्टर एक्सपोजर टाइम को। दूसरा है कि जो पेशेंट डोज है उसको वो डिक्रीज कर देता है। तीसरा है कि जो स्कैटर रेडिएशन है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ जब हम उसको यूज करते हैं तो स्कैटर रेडिएशन भी डिक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इज कि ये परमिट करता है स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज को, तो उस वजह से जो डिटेलिंग आती है इमेज में वो बहुत अच्छी आती है, और जो इमेज बनती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है, बहुत अच्छे से उसमें डिटेलिंग आती है। अब फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो ट्यूब लाइफ है उसको भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन परमिट करती है लोअर एमएस को। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो ग्रेटर सिलेक्शन को परमिट करती है केबीपी की, कि केबीपी को हम अपने हिसाब से रेंजेस में ला सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक अच्छा एडवांटेज है। स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड क्या होती है? ये एबिलिटी होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो कि एब्जॉर्ब करती है एक्सरे फोटोन को, उनको उनको कन्वर्ट करती है लाइट फोटोन्स में। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनकी रेटिंग किस बेसिस पे होती है? उनकी स्पीड के बेसिस पर, कि कितनी अच्छी क्वालिटी की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो डिपेंड करती है उनके स्पीड पर, कि अगर ज्यादा स्पीड होगी तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंसीडर की जाएगी। अब इसमें बताया भी गया है विद फास्टर स्क्रीन बीइंग मोर सेंसिटिव टू एक्सरे फोटोन, कि अगर मान लो कि फास्टर स्क्रीन है, फास्टर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगी एक्सरे फोटोन की तरफ, और उस वजह से वो ज्यादा लाइट फोटोन को देगी, और वहां पे जो इमेजेस बनेंगी वो हायर क्वालिटी की बनेंगी, और जो रेडिएशन एक्सपोजर होगा पेशेंट को वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहां पे जो एक्सपोजर टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जो स्पीड है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि थिकनेस कितनी है स्क्रीन की, कि स्क्रीन कितनी मोटी है या कितनी पतली है, उस पे डिपेंड करती है स्पीड, कि अगर ज्यादा मोटी है स्क्रीन तो वो ज्यादा स्पीड की होगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन।
हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड, और साथ में कि कितने साइज या कितने ग्रेन का जो क्रिस्टल है हम वो यूज करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। अगर हम एग्जांपल लें, इन जनरल थिकर स्क्रीन, जो थिकर स्क्रीन होती हैं जो कि उन मटेरियल की बनी हुई होती हैं जो कि हायर एटॉमिक नंबर से लिए जाते हैं, और उनकी जो स्क्रीन होती है, जो इन से जो स्क्रीन बनती है वो लार्जर ग्रेन की बनती हैं, और ये जो स्क्रीन होती हैं वो फास्टर होती हैं और ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एक्सरेज की तरफ। तो अगर मान लो कि जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए और जो एटॉमिक नंबर है अगर वो इंक्रीज हो रहा है किसी भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, और जो थिकनेस है अगर वो इंक्रीज हो जाए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो फास्टर होगी। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनको बहुत सारी स्पीड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हाई स्पीड, दूसरा है मीडियम स्पीड और तीसरा है लो स्पीड। जो हाई स्पीड स्क्रीन होती हैं वो फास्टेस्ट होती हैं और इनका हम यूज करते हैं इमेजिंग। जब हम एक स्मॉल जो पार्ट है उसका जब हम डायग्नोस्टिक करते हैं, उसको हम जब डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तब हम हाई स्पीड स्क्रीन का यूज करते हैं। या फिर उन जो पार्ट हैं जहाँ पे जो हमारे जैसे हैंड हो गया वो डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर है, जब हम उनकी डायग्नोसिस करते हैं तब हम हाई स्पीड स्क्रीन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हैंड और स्पाइन का। जो मीडियम स्पीड स्क्रीन है उनका हम यूज करते हैं जनरल इमेजिंग पर्पजेस में, जैसे कि जो हम जनरली जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम यूज करते हैं मीडियम स्पीड स्क्रीन का। और जो लो स्पीड स्क्रीन होती हैं वो हम तब यूज करते हैं जब हमने लार्ज पार्ट का डायग्नोसिस करना है, या फिर जो लेस डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं जब हमने उनका डायग्नोसिस करना है तब हम यूज करते हैं लो स्पीड स्क्रीन को, जैसे कि चेस्ट हो गया या फिर एब्डोमेन हो गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी हम मेंटेनेंस कैसे करते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरे इमेजिंग सिस्टम एंड नीड टू बी properly maintained to ensure optimal performance. Here are some tips for maintaining intensifying screen. जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इस वजह से अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो जो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को हम इंश्योर करते हैं। तो ये जो नीचे दिए गए हैं वो टिप्स दिए गए हैं कि हम कैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को मेंटेन करते हैं। पहला है हैंडल द स्क्रीन विद केयर, कि जो स्क्रीन है उसको हमने केयर के साथ हैंडल करना है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर वेरी डेलिकेट, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और इस वजह से वो इजीली डैमेज हो सकती हैं अगर हम उनको अच्छे से प्रॉपरली इनको हम यूज़ ना करें। तो इस वजह से हमने उनको जब यूज़ करना है तो हमने क्लीन हैंड से उनको यूज़ करना है, और साथ में जब स्क्रीन को जब हमने हैंडल करना है तो बहुत ही जेंटली करना है, बहुत ही सावधानी के साथ हमने करना है और बहुत ही हल्के हाथों से करना है, और ताकि जो डैमेज है हम उसको अवॉइड कर सकें। जो सेकंड है मेंटेनेंस का टिप वो है स्टोर दी स्क्रीन प्रॉपर्ली। जो स्क्रीन है उसको हमने प्रॉपर्ली स्टोर करना है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसको हमने क्लीन ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है, और जो कि उस प्लेस पे स्टोर करना है जो कि डस्ट और कंटेमिनेशन से फ्री हो। इसके अलावा उनको हमने स्टोर करना है एक प्रोटेक्टिव स्लीव में या फिर एक प्रोटेक्टिव बैग में, जो कि प्रिवेंट कर सके स्क्रैच और डैमेज से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को। सी पॉइंट है दैट इज क्लीन दी स्क्रीन्स रेगुलरली। जो स्क्रीन्स हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनको हमने रेगुलरली क्लीन करना है। डस्ट और डर्ट होते हैं वो कई बार अकुमुलेट होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर, तो उस वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट डालती हैं। तो इस वजह से हमने उसको बार बार क्लीन करते रहना चाहिए। और उसको हमने क्लीन कैसे करना है, एक सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ से हमने उसको क्लीन करना है, और उस क्लॉथ से हमने बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है जिसपे पहले से धूल जमी हुई हो। अवॉइड यूजिंग एब्रेसिव मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल या फिर केमिकल। उस मटेरियल को हमने यूज नहीं करना है या फिर उस केमिकल को हमने यूज नहीं करना जिससे वहां पे स्क्रैच पड़ सके, क्योंकि उससे हमारी जो स्क्रीन है वो डैमेज हो सकती है। डी पॉइंट है रिप्लेस द स्क्रीन एज नीडेड। जैसे अगर मान लो कि उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है या
मान लो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो हमने उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देना है दूसरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ, ताकि जो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करता रहे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसका एक लाइफ स्पैन काफी लिमिटेड होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन पर ही वो काम करती हैं, एंड मे नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपोजर। और उसके बाद अगर मान लो कि इतना हमने एक्सपोजर, अगर मान लो कि उसकी लिमिट 50 एक्सपोजर की है, तो अगर हम वो दे चुके हैं तो हमने उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देना है एक नई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ। और क्योंकि वो उस वक्त तक डैमेज होगी होती हैं और हमारी जो इमेज है वो अच्छे से नहीं वो ला के देती हमें। इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन फॉर रिप्लेसिंग द स्क्रीन टू इंश्योर दैट दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो इस काम के लिए जो मैन्युफैक्चरर द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है कि कैसे हमने उनको रिप्लेस करना है, जैसे कितने एक्सपोजर के बाद हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को रिप्लेस कर देना है, वो हमने अच्छे से पढ़ के अच्छे से उनको फॉलो करना है। बाय फॉलोइंग दिस टिप्स यू कैन हेल्प मेंटेन द परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेविटी ऑफ योर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो ऊपर जो टिप्स दी गई हैं उससे हम जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज करते हैं, साथ में उनकी जो लॉन्गेविटी होती है उसको भी हम इंक्रीज करते हैं, उसका लाइफ पीरियड भी हम इंक्रीज कर देते हैं जब हम इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कि अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है। पहला है द मेन पर्पस ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज convert the X-ray energy into light which reach the film and form the latent image। कि इसका मेन पर्पस क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, कि ये एक्सरे एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट में, और जो कि बाद में फिल्म पर पहुंचती है और वो हेल्प करती है लेटेंट इमेज को बनाने में। और उसका दूसरा पर्पस क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, कि ये विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, साथ में कंट्रास्ट को इम्प्रूव करता है इमेज के, और साथ में ये इमेज को एक अच्छी क्वालिटी का बनाता है ताकि हम अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकें और अच्छे से एनालाइज कर सकें इमेज को। जो नेक्स्ट एक्सेसरी है एक्सरे फिल्म की वो है कैसेट। जो एक्सरे कैसेट है वो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फिल्म को डे लाइट एक्सपोजर से। और जो कैसेट है वो होल्ड करता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को और उसके बीच में प्रेजेंट होती है फिल्म। और जितने भी प्रोसीजर हैं कि जो एक्सरे फोटोन है वो कन्वर्ट होता है लाइट में बाय द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, उसके बाद वो जाता है फिल्म पर, और जो फिल्म है वो लेटेंट इमेज को बनाती है, तो वो सब के सब प्रोसीजर कैसेट के अंदर ही हो रहे होते हैं। जो कैसेट है वो रिजिड होल्डर है और ये कन्वेंशनल और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी दोनों में ही यूज होते हैं। जो कैसेट की बैक साइड होती है उस पे रबर लगाया होता है ताकि वो एक एडिक्वेट कांटेक्ट दे सके स्क्रीन फिल्म सिस्टम और इमेजिंग प्लेट के बीच में। और जो फ्रंट होता है कैसेट का वो बना हुआ होता है लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल का, और ये जो लो एटॉमिक नंबर का मटेरियल होता है ये हेल्प करता है जो एक्सरे फोटोन है उनको इजीली पास करवा देता है अपने थ्रू। तो इस वजह से हम यहाँ पे लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल का यूज करते हैं कैसेट के फ्रंट में। और ये बना हुआ होता है या तो प्लास्टिक का या फिर कार्बन का। और जो बैक साइड होती है कैसेट की वो हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल की बनी हुई होती है ताकि वो बैक स्कैटर को रिड्यूस कर सके। और इसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं बैक साइड पे, लेड का। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जो कैसेट है उसकी दोनों साइड पे स्क्रीन प्रेजेंट होती है, सिर्फ वहां पे एक्सेप्शनल केस आता है मैमोग्राफी में, यहाँ पे सिर्फ एक साइड ही स्क्रीन प्रेजेंट होती है कैसेट की बैक साइड पर। और इन कैसेट की हमने जो लोडिंग करवानी है या फिर अनलोडिंग करवानी है वो हम डार्क रूम में करवाएंगे। और ये इनके फॉर्मेट क्या होते हैं इन कैसेट के जो कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में यूज होते हैं, दैट इज 13x18 सेंटीमीटर या फिर 18x24 सेंटीमीटर, 24x30 सेंटीमीटर, 20x40 सेंटीमीटर, या फिर 30x40 सेंटीमीटर, या फिर 35x35 सेंटीमीटर, या फिर 35x43 सेंटीमीटर, या फिर 30x90 सेंटीमीटर। ये सब के सब फॉर्मेट है कैसेट के। तो इन्हीं फॉर्मेट के बीच में जो हमारी कैसेट है वो आती है। और जो डिजिटल रेडियोग्राफी है उसमें हम कोई भी कैसेट का यूज नहीं करते हैं।
ये देखो, ये एक्सरे कैसेट की इमेज दी गई है। इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 18x24 सेंटीमीटर, और ये शिनोवा की एक्सरे कैसेट है। ये देखो, ये एक और डायग्राम दी गई है। जो दूसरी डायग्राम है वो कैसेट की है, और उसके साथ में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म भी दिखाया गया है। जो कैसेट है उसका जो फ्रंट है, उसके बाद प्रेशर पैड आता है, देन फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर फिल्म आती है, उसके बाद फिर से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आती है, और उसके बाद फिर से कैसेट का बैक आता है। और जो कैसेट का बैक है वो बना हुआ होता है लेड का। यहाँ पे जो फिल्म एक्सेसरीज हैं वो खत्म होती हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ you are visiting for the first time on my channel.